हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डिप्लोमेटिक अफेयर। तो यूएस ईरान वॉर में अभी तक कोई भी सीज फायर वॉलेशन नहीं हुआ है। किसी भी कंट्री की ओर से कोई भी अभी सीज फायर का वॉलेशन नहीं किया गया है। ना तो ईरान की ओर से कोई ऑफेंस दिखाया गया है, ना तो यूएस की ओर से कोई ऑफेंस दिखाया गया है। वहीं यूएस में ट्रम्प की प्रॉब्लम्स और भी तेजी से इंक्रीज होती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएस में एक रूल है, अंडर द वॉर पावर्स रेगुलेशन ऑफ 1973। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यूएस प्रेसिडेंट किसी वॉर को बिना कांग्रेस के परमिशन के केवल 60 डेज तक ही कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें यूएस के कांग्रेस को ब्रीफिंग देनी होगी और उनसे परमिशन लेना होगा। अगर कांग्रेस इस वॉर को ऑथोराइज कर देती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वॉर कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस इस वॉर को ऑथोराइज नहीं करती है तो यूएस के प्रेसिडेंट को इस वॉर को रोकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट को एक छूट मिलती है। अगर यूएस के प्रेसिडेंट अपने कांग्रेस को ब्रीफिंग देते समय ये बोले कि उन्हें यूएस के ट्रूप्स के सेफली विड्रॉल के लिए और टाइम चाहिए, तो उन्हें 30 डेज का टाइम एक्सटेंशन दे दिया जाता है यूएस के ट्रूप्स के सेफली विड्रॉल के लिए। लेकिन ट्रंप की गवर्नमेंट ने एक नया ही एंगल ओपन कर दिया है। ट्रंप बोल रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच तो सीज फायर है। बहुत टाइम से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, तो अभी तो ये तो कम्प्लीटली सीज फायर हो गया। तो हमारे पास मतलब ट्रंप के पास अभी और टाइम बचा हुआ है। वहीं जब इनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, उन्हें जब कांग्रेस में बुलाया गया था ब्रीफिंग के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पूरा उनका जो बिहेवियर था ना, वो इस तरीके का था कि आप मतलब आप क्या बोलें, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके चेहरे का फ्रस्ट्रेशन इतना क्लियरली विजिबल था कि कोई छोटा बच्चा ही बता देगा कि हाँ, ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पीट हेग्सेथ ने भी जब उन कांग्रेस में अपना ब्रीफिंग दे रहे थे इस वॉर को लेकर, तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो सीज फायर वाली बात थी वो हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने एक्सप्लेनेशन में। तो क्लियरली जो करंट यूएस गवर्नमेंट है वो इस रूल से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आई हुई है। वहीं बात करें ईरान की, तो ईरान स्लोली स्लोली रिकवर करना शुरू कर चुका है। जैसे लास्ट 3 डेज में, मतलब 72 आवर्स में 50 प्लस ईरानियन ऑयल टैंकर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस किया है सेफली। ये क्रॉस हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अभी क्रॉस करेंगी, ये सारे क्रॉस हो चुके हैं। आप एक और बात देखेंगे कि इस वॉर में यूएसएफ मतलब यूएस एयरफोर्स ने तो अपना बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। आप यूएस एयरफोर्स देखेंगे कितना बेहतरीन बॉम्बिंग मिशंस की है ईरान के अंदर। लेकिन यहाँ पर यूएस नेवी वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाई जो पेंटागन ने एक्सपेक्ट किया था। रियली यूएस नेवी उस टाइप का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाई। वहीं इस बार पाकिस्तान ने ईरान को चाइना के लिए अपना पाकिस्तान का जो लैंड ट्रेड रूट का रास्ता है उसे यूज़ करने का परमिशन दे दिया है। मतलब अब कोई भी थर्ड कंट्री पाकिस्तान के जरिए ईरान को अपना सामान भेज सकती हैं, उनसे ट्रेड कर सकती हैं। तो अब चाइना तो क्लियरली अपना सामान पाकिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान से फिर वहाँ ईरान चला जाएगा। तो अब यूएस का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरानियन शिप्स का ब्लॉकेड लगा रखा था यूएस ने कि कोई भी शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस करेगी और ईरान के पोर्ट्स का यूज़ करेगी तो हम उसे सीज कर लेंगे। तो यूएस के इस ब्लॉकेड को इस पाकिस्तान ने जो अपना परमिशन दिया है ईरान को अपना लैंड ट्रेड रूट्स यूज करने का, इसके कारण तो फेल होगा। क्योंकि अब चाइना तो अपना सारा का सारा गुड्स पाकिस्तान के जरिए, जो पाकिस्तान ने अपना 6 जगह एलोकेट किया है, 6 बॉर्डर्स को एलोकेट किया है ईरान को कि हाँ, यहाँ से कोई भी थर्ड कंट्रीज पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के जरिए इसी 6 ट्रेड रूट्स के जरिए ईरान को सामान भेज देगी। तो ये तो इसके कारण तो यूएस का ब्लॉकेट बिल्कुल अफेक्ट होगा और फेल होगा। वहीं चाइना के बहुत सारे प्लेन्स, 5, 6, 7, सभी रिपोर्ट्स में अलग-अलग नंबर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन आप 5 से ज़्यादा ही प्लेन्स मान लीजिए, तो चाइना के बहुत सारे प्लेन्स ईरान में लैंड कर रहे हैं विथ वेपन्स। मतलब बहुत सारा चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स ईरान जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा चाइनीज़ वेपन्स की क्वालिटी को लेकर, क्योंकि चाइनीज़ वेपन की क्वालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल ही रही है अभी तक। आप सही वॉर्स को देखिए जहाँ-जहाँ पे चाइनीज़ वेपन्स थी किसी वॉर में। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने कंडक्ट किया था पाकिस्तान के ऊपर, कितना बेहतरीन इंडिया ने जाकर वहाँ पे अपना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके एयर बेसेस को हिट किया, उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर पाया? उल्टा पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया, एक पूरा
एकदम मतलब कहिए ना, विदाउट एनी डैमेज PL-15 मिसाइल भारत को गिफ्ट कर दिया। बोला लीजिए, आप इसकी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए और चाइना के खिलाफ यूज़ कीजिएगा। पाकिस्तान ने इतना बढ़िया काम किया। तो चाइनीज़ जो वेपन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। इवन आप देखेंगे वेनेजुएला में, जब वेनेजुएला में जो चाइनीज़ रडार्स थे उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। जो चाइनीज़ वेपन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। आप सभी कंट्रीज़ को छोड़िए, अब हम चलते हैं सीधे पाकिस्तान में, ठीक है? तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक एक फाइटर जेट बनाते हैं, JF-17। इसे बनाया तो चाइना ने है, बस पाकिस्तान ने इसे पेंट किया। पाकिस्तान ने अपना बस पेंट कर दिया और कहा कि नहीं, हम दोनों ने पार्टनरशिप इस साथ मिलकर JF-17 को बनाया है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स खुद JF-17 को उतना यूज़ नहीं करती है जितना वो F-16 को यूज़ करती हैं। जबकि पाकिस्तान तो कहता है भाई JF-17 बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स मॉडर्न JF-17 से ज़्यादा ओल्ड F-16 पे रिलाई करती हैं अपने मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। JF-17 अभी भी बहुत ही ज़्यादा पुअर फाइटर जेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इवन JF-17 में बहुत बार ये देखा गया है, जब JF-17 फ्लाई करता है तो वो अपने पीछे स्मोक छोड़ता है, जो कि अदर फाइटर जेट्स कभी नहीं करते हैं। JF-17 का जो इंजन है वो स्मोक छोड़ता है अपने पीछे, तब तो भाई आपको एनिमी बहुत ही ईज़िली ट्रेस कर लेगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेड के कारण जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर भाग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट होते जा रहे हैं। ऑयल के प्राइसेस $125 पर बैरल, $125 पर बैरल मतलब $125 पर बैरल को क्रॉस कर चुके थे। फिलहाल अभी कुछ कम हुए हैं, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी करंट प्राइस है $109 पर मतलब $109 पर बैरल। वही मैंने अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक्स पे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फाइट कर रहे थे, ऑनलाइन फाइट कर रहे थे कि जो अभी यूएई ने कल 1 मई 2026 को ओपेक से एग्जिट लिया है, ओपेक से आउट हो गया है, तो यूएई ने यह एग्जिट यूएस के कहने पर लिया है। बहुत सारे लोग इस पे ऑनलाइन फाइट कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जो यूएई ने ये एग्जिट लिया है, तो ये एग्जिट यूएस के ही कहने पे लिया है, ताकि यूएई अपना ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके और प्राइसेस कंट्रोल में आए, प्राइसेस थोड़ा नीचे आए और कंट्रोल में आए, ताकि यूएस को जो ऑयल प्राइसेस के कारण बैकलैश फेस करना पड़ रहा है वो बंद हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म करता हूँ कि इसमें इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि हाँ, यूएस के कहने पर यूएई ने ओपेक से एग्जिट लिया है, ओपेक से आउट हो गया है। ये यूएई ने खुद के स्वार्थ के कारण ये सारा काम किया है। बिकॉज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यूएई इमीडिएटली अपना ऑयल प्रोडक्शन 2x कर पाएगा? अगर यूएई ने अपना ऑयल प्रोडक्शन 2x बढ़ा भी दिया, तो क्या वो मार्केट में उसे सेल कर पाएगा? बिकॉज़ अगर यूएस ईरान वॉर अगेन स्टार्ट होता है, तो ईरान डेफिनेटली यूएई के जो इस ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन होगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक एंगल आपको ज़रूर दिखेगा कि यूएई फ्यूचर में अपना ऑयल प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ाएगा। ये तो कन्फर्म है। इसका रीज़न ये है कि वॉर के कारण यूएई का जो इकोनॉमी है ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। वहाँ से बहुत ही सारा इन्वेस्टमेंट जो वहाँ लगा हुआ था, उसे अब इन्वेस्टर्स ने वापस खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएई जो अपना सेफ्टी दिखा रहा था पूरे वर्ल्ड को कि देखिए यूएई इतना ज़्यादा सेफ है, यहाँ क्राइम नहीं है। लेकिन भैया जब वहाँ जान ही नहीं बचेगी तो फिर वहाँ रहने कौन जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट कौन करेगा? जो ईरान ने भी जितना भयंकर कहर मचाया था यूएई में, उसको देखते हुए वहाँ के इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल ही अपना बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यूएई से अपना पैसा वापस खींच लिया है। और दूसरा यहाँ पे एक और रीज़न है, सऊदी यू जो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी को लेकर चल रही डेंस कॉम्पिटिशन है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सभी गल्फ़ कंट्रीज़ ये बात जानते हैं कि आने वाले समय में ऑयल का उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। ऑयल का जो पूरा का पूरा आपका प्रभाव था, वो चला गया। अब वो वाला प्रभाव नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। आने वाले फ्यूचर में अब ग्रीन एनर्जी का प्रभाव होने वाला है। तो इसलिए ये दोनों अब चाह रहे हैं कि हम जो ये सऊदी और यूएई कि अब हम लोग अपना जो इकोनॉमी है उसे ऑयल से शिफ्ट करके टूरिज़्म पे, इन्वेस्टमेंट पे, स्पोर्ट्स पे और भी अदर चीज़ों पे शिफ्ट करें। तो इन दोनों के बीच जो होड़ लगी हुई है ना कि हाँ, हम दोनों में से कौन सबसे पहले पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनता है।
तो इसका भी एक बहुत ही डेंस कंपटीशन है और इसके कारण भी यूएई को बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की ओर जा सके। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि यूएई ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी यूएई में डिप्लॉय किया था ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स के अगेंस्ट। हाँ, यूएई ने यूएस से करेंसी स्वैप की डिमांड की थी, लेकिन ये भी यूएई के स्वार्थ का था। बिकॉज यूएई की इकोनॉमी अभी रियली स्ट्रगल कर रही है, तो केवल यूएस को खुश करने के लिए यूएई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। ये चीज़ यूएई के स्वार्थ में था, तो यूएई ने ये किया। इसलिए यूएई अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कर रहा है। वहीं फ़िलहाल अभी जब आप पूरे करंट सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि ट्रंप बुरी तरीके से फँस चुके हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने तो उनका कमर तोड़ा हुआ है। ट्रंप केवल किसी भी तरीके से एक रिस्पेक्टफुल एग्ज़िट चाह रहे हैं इस यूएस ईरान वाले वॉर से। बिकॉज़ अभी कुछ ही टाइम में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में। और यूएस के सिटिजन्स भी इस वॉर को बहुत ही ज़्यादा हेट कर रहे हैं। यूएस के सिटिजन्स इस वॉर से, यूएस ईरान वाले वॉर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिस तरीके से बर्बाद हुए हैं ना, उस तरीके से देखकर वहाँ के सिटिजन्स कह रहे हैं कि ये तो भाई टैक्स पेयर्स के मनी का बिल्कुल ही बर्बादी है। और पूरे वर्ल्ड पर भी एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है और कई जगह तो एनर्जी क्राइसिस हो चुका है, जैसे कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मे बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा अमाउंट लॉस हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का। क्योंकि जिस तरीके से ब्लॉकेड चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी अपना ब्लीड कर रही है, इसमें भी लॉस हो रहा है। हर एक कंट्री का हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, यूएसए का हो रहा है, ईरान का हो रहा है, सऊदी का हो रहा है, यूएई का हो रहा है, कुवैत का हो रहा है, कतर का हो रहा है, सबका हो रहा है। तो ट्रंप इस वॉर से एग्जिट के लिए ग्लोबल मिलिट्री हेल्प डिमांड कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने अनाउंस किया है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन यूएस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए अगले सप्ताह से मतलब नेक्स्ट वीक से ये ईयू जो कार्स और ट्रक्स एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उस पर ट्रंप 25% टैरिफ लगा देंगे। मतलब जो टैरिफ अभी एग्जिस्ट करता है उसको बढ़ाकर वो 25% कर देंगे। अब ये देखिए, ये पूरा पूरा पोस्ट है, ये अपना ट्रम्प का ट्रुथ सोशल है, उस पर ये पोस्ट किए हैं। ये देखिए, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट बेस्ड ऑन द फैक्ट द यूरोपियन यूनियन इज नॉट कंप्लाइंग विथ आवर फुल्ली एग्रीड ट्रेड डील, नेक्स्ट वीक आई विल बी इंक्रीजिंग टैरिफ्स charged to the European Union for cars and trucks coming into the United States. The tariffs will be increased to 25%। मतलब ट्रम्प का कहना है कि जो यूरोपीय यूनियन कार्स और ट्रक्स एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उस पर अब ट्रम्प 25% टैरिफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपीय यूनियन यूएस को कोऑपरेट नहीं कर रहा जिस तरीके से यूएस चाहता है। मतलब ट्रम्प ना सारा का सारा प्रॉब्लम्स केवल टैरिफ से ही सॉल्व करेंगे। कुछ भी हो टैरिफ लगा दो, कुछ भी हो, ट्रेड डेफिसिट है टैरिफ लगा दो, हेल्प नहीं कर रहा है यूएस को मिलिटरली, टैरिफ लगा दो। और आप ये देखेंगे कि एक ट्रम्प ने पोस्ट किया था जिसमें वो जीसस की तरह थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं तो अपने आप को डॉक्टर मतलब समझ रहा था। तो मतलब क्या इस इंसान को क्या बोला जाए, मतलब समझ नहीं आता। इनके दिमाग का जो स्थिति है उसको तो देखकर ही मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं, हँस सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी टेंशन में है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। बिकॉज़ डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर एंड जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स आर मेकिंग सिचुएशंस more worse for Trump administration. Now Trump is getting trapped. Let's see what will he do in future and how Trump will get out of this war. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।